बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकान मैनेजर के ऑफिशियल चैनल से मैं हूं आमिर रज़ा, मेरा साथ देंगे शाहद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कानून मैनेजर। नाज़रीन, कानून दादरसी मुख्तस का ये छठा पार्ट है। पिछले पांचों प्रोग्राम में जितने हमने सवाल शाहद साहब के सामने रखे, उम्मीद है उनके जवाबात आपको पसंद आए होंगे और आपको लिटिगेशन में ज़रूर उनका फ़ायदा भी इंशाअल्लाह ताला पहुंचा होगा। आज बड़ा दो तीन जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उसमें पहला सवाल मैं शाहद साहब से जो करूँगा वो ये है, अगर किसी प्रॉपर्टी के हवाले से मुआहदा हो गया दो फरीकैन के माबैन, एक फरीक जो बेचने वाला था वो इनहराफ कर गया, अब बामर मजबूरी ख़रीदार को कोर्ट में जाना पड़ गया। अब वो उसने तामील मुख्तस के लिए प्रेयर तो कोर्ट के सामने रख दी, दावा तो कर दिया, बट जवाब दावा, एविडेंस, अपील और केस चलता चलता 10, 15, 20 साल ले गया। तो क्या एट दी एंड अगर कोर्ट देखती है कि दावा दायर करने वाला शख्स बिल्कुल सच्चा है और उसके साथ ज्यादती हुई है और दूसरा फरीक इनहराफ कर चुका था, तो क्या कोर्ट इस जो टाइम स्पैन इतना गुजर गया है उसके अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ तामील मुख्तस की ही डिग्री देने की पाबंद है, या इन एडिशन टू इट कोई और भी दादरसी कर सकती है कि जिसका मुद्दई को कोई फ़ायदा मिल सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा अलमिया है कि हमारे केसेस को इतनी देर लगती है। मेरा जो अपने यंग वकला हैं उनसे भी ये गुजारिश है, ज़िंदगी में मैंने कोशिश की है जितनी मैं कोशिश कर सका कि अगर कोई किसी बंदे का कोई केस है तो अगर आपके एंड पे उस पर कुछ जल्दी की जा सकती है कि जल्द अज जल्द उसका फ़ैसला लिया जा सके तो वो कोशिश ज़रूर करें। और अगर आप किसी के मुखालफ हैं तो फिर भी ये कोशिश ज़रूर करें। किसी क्लाइंट को ये ना कहें कि जी मैं आपको इसको लटका के दूंगा, और लटकाने का नहीं, आप अपने प्रोफेशनल खिदमात उसको दें और ख़िदमात से जो उसका जायज़ हक़ बनता है उसके लिए आप अदालत को फ़ैसले तक ले जाएँ। फ़ैसला अदालत ने करना है, अगर वो ठीक नहीं है तो आप अपील की कोर्ट में जा सकते हैं। अब इस अलमिया के मुताबिक देखें, लोग पता नहीं कैसे रकम जमा करके वो अपना केस करते हैं, अपने कोई जायदाद ख़रीदने की कोशिश करते हैं और जायदाद में उनके साथ इस तरह से इनहराफ हो जाता है मुआहदे से, और उसके लिए उनको अदालत में जाना पड़ता है। अब अदालत में, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि अदालत में उनको कई साल लग गए। कई साल लगने के बाद अगर उनको मिला, देख उसमें तो अदालत ने ये भी देखना है, आप शुरू में ही वो मांग लें कि आप सिर्फ तामील मुख्तस से फिर आपको क्या बनेगा। एक जवान आदमी है, उसने अगर सोचा कि जी मैंने एक मकान लेना और उस पर मैं इस तरह से अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी गुजारूंगा, लेकिन उसको हासिल करते वक्त उसकी उम्र जो है वो अधेड़पन में चली गई, अब उसके वो जज्बात नहीं रहे होंगे, तो उसमें काफ़ी कमी आ गई होगी। इसलिए अदालत ये भी सोचती है, और आप भी अदालत से इस पॉइंट के ऊपर बहस करते हैं कि जी देखें कितने साल ज़ाया हो गए, तो इसमें अब खाली तामील मुख्तस जो है वो दादरसी जैसे उस पर अमल दरामद करवाने का मामला वो इंसाफ के तकाज़ों को तो पूरा नहीं करता। अब इंसाफ के तकाज़े तो ये हैं कि जिसने इनहराफ किया था उसको जुर्माना भी डाला जाए, कि वो जितने साल वो ज़ाया कर चुका है, वो साबित हो चुका है कि वो गलत था, तो फिर उसको जुर्माना भी डाला जाए। और जुर्माना डाल के ताकि एक तो वो और एक दूसरे देखने वाले भी ऐसे इनहराफ ना करें, ताकि उनको पता हो कि इनहराफ करेंगे अगर हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया तो हमको हर्जाना भी देना पड़ेगा और उसमें हमारा नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए उसके ऊपर नेक नीति से, ईमानदारी से अमल दरामद कर लें। इसलिए उनको साथ में हर्जाना भी मिल सकता है और उनको लेना चाहिए, उनको मांगना चाहिए शुरू में ही। और मेरे ख्याल में कोर्ट्स को भी मेरी दस्तख्त रिक्वेस्ट है कि ऐसे मामलात में लाजमी तौर पे प्रेसिडेंट सेट करनी चाहिए, और मुद्दईयान जो इतना बेचारे जलील होने के बाद, इतना लंबा रुलने के बाद, 10-10, 20-20 साल के बाद अगर वो अपने एग्रीमेंट पे तामील मुख्तस कोर्ट से हासिल कर भी लेते हैं तो कोर्ट को चाहिए कॉम्पनसेशन ज़रूर दे, ताकि किसी भी शख्स को वायलेशन करते वक्त ये बात का इदराक हो कि कल को सिर्फ ये नहीं होगा कि मैं एक प्रॉपर्टी अपने पास रिटेन रखूँगा, 10-20 साल के बाद मिल भी गया दूसरी पार्टी को तो मैं तो उससे नाजायज़ तौर पे माली मुफाद या इस्तिफादा हासिल कर चुका हूँगा, तो मुझे क्या नुकसान है। तो उसके ये तलवार लटकनी चाहिए उसके सर पे कि कल कलां को जितना टाइम इसमें लगेगा, जितना ये मामला ड्रैग होता जाएगा, तो अल्टीमेटली एट दी एंड मुझे इसका नुकसान होगा और मुझे ठीक ठाक इसकी कॉम्पनसेशन या इसका हर्जाना मुद्दई को अदा करना पड़ेगा। मेरी भी यही रिक्वेस्ट है, हमारे कोर्ट से ये रिक्वेस्ट है कि क्योंकि कानून ने इख्तियार दिया है अदालतों को कि ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो मांगे कंपनसेशन, ज़रूरी भी नहीं है कि कंपनसेशन मांगे।
और उसमें कंपनसेशन को तय करने का बिल्कुल सादा सा तरीकाकार है। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया, आप सोने का रेट ही देख लें, ये एक इंटरनेशनल कमोडिटी है, उसके मुताबिक ही देख लें कि जिस वक्त इन्होंने मुआहदा फरमाया था उस वक्त उसका क्या रेट था, अब क्या है, अब इसकी ज़िंदगी के कितने साल गुजर चुके हैं, तो इसका नुकसान, इसकी सारी चीज़ें। आप एक छोटी सी मिसाल दे लें, एक इंसान है, उसकी अभी बच्चियों की शादी नहीं हुई, उसने सोचा कि ये मैं ज़मीन लूँगा, इस पे मकान बनाऊँगा। अब उसको मकान लेते रहते 20 साल हो गए। अब उसकी बच्चियाँ जिन्होंने उस मकान में फैमिली ने पूरी ने रहना था, उनके तो नसीब में ही नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए लाजमी तौर पर अगर ये गलत साबित हो जाए दूसरा फरीक, तो उसको हर्जाना भी डालना चाहिए ताकि उसको ये समझ आ जाए और माशरे को समझ आ जाए कि खिलाफ वर्जी नहीं करनी। बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने रखूंगा ताकि व्यूवर्स को भी समझ आ सके कि अगर ऐसा कोई मसला उनको दरपेश हो तो वो उसमें से कैसे हल निकाल सकते हैं। शाह साहब, दो लोग, एक शख्स ऐसा है जो एज ए मैटर ऑफ रूटीन सरकारी या गैर सरकारी ठेके हासिल करता है, सड़कों के, तामीरात के, कोई मकानात या सरकारी बिल्डिंग के। उस शख्स के पास ठेका तो उसके नाम पे आ गया, उसने उसमें पार्टिसिपेट किया, ठेका उसके नाम पे जारी हो गया। अब उसको पैसा चाहिए, उसने एक थर्ड पार्टी को लिया, उनसे कहा जी मुझे 20 लाख, 50 लाख, करोड़ या 2 करोड़ रुपए आप मुझे फाइनेंस करें, मैं इस ठेके को कंक्लूड करूंगा, आपको इस ठेके से बाहर नहीं निकालूंगा किसी सूरत में। और एग्रीमेंट में ये बात लिख के उसको सिक्योर भी करता है, और एट दी एंड मैं आपको इसमें 20%, 30%, 50% जो भी रेशियो डिसाइड हो जाए, मैं आपको उसके मुनाफे में हिस्सादार बनाऊंगा और आपको उसका बेनिफिट दूंगा। अब सब्सिक्वेंटली वो बदयानत हो गया, उसके पैसे को इस्तेमाल कर लिया, आगे सरकार से अपने ठेके के अगेंस्ट जो पैसे हैं वो पेमेंट्स मैच्योर करता जा रहा है, उस पैसे को इस्तेमाल करता जा रहा है। अब वो जो फाइनेंस करने वाला शख्स है उसको फ़ायदा नहीं दे रहा, वो उठा और कोर्ट से रजू कर दिया कि जनाब ये हमारा एग्रीमेंट है इन राइटिंग, इसके तहत इस बंदे ने मुझसे पैसा लेना था और हिसाब किताब करके मुझे उसमें से मुनाफा देना था, अब ये मुंदरफ हो गया। जैसे ही सर उसने दावा दायर किया, हमारे जैसे कोर्ट्स की प्रैक्टिस, सिविल कोर्ट्स की, चलते चलते मामला आगे निकल गए, वो जो मुआहदे का टाइम था वो गुजर गया। तो क्या अब वो जो शख्स है उसको कोर्ट मतलब कहेगी जी कि अब आपका कोई इस्तेहकाक नहीं है क्योंकि आपकी तो असल चीज़ ही ख़त्म होगी जिसकी बेस पे आप कोर्ट में आए थे, या उस मुआहदे की या उस ठेके की मियाद ख़त्म होने के बावजूद कोर्ट उस शख्स की दादरसी कर सकती है? ये बताइए। देखिए, सबसे पहले दादरसी तो उसकी हो सकती है, वो मैं बताता हूँ आपको, दादरसी उसकी बिल्कुल हो सकती है। लेकिन जब आप इस किस्म का कोई मुआहदा करें तो फिर मेरी पहले दिन, हमारे पहले सेगमेंट जो कानून किराएदारी था उसमें भी मैंने रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से, अब भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कभी भी आप किसी न किसी किस्म के मुआहदे में एंटर होने जा रहे हैं, किसी से मुआहदा कर रहे हैं, तो उस वक्त ज़रूर ख्याल किया कीजिए कि आप किसी न किसी से मशवरा ज़रूर करें। देखिए, मुख्तलिफ दुनिया के मुल्क हैं, उसमें सिविलाइज सोसाइटीज़ हैं। इंग्लैंड में मैंने ख़ास तौर पे देखा है कि लोगों ने अपने सोलिसिटर से टाइम लेके उसके पास जाके मशवरा ज़रूर करते हैं। वहाँ पे तो ऐसे झगड़े ही नहीं है क्योंकि थर्ड पार्टी के ज़रिए से आपको प्रॉपर्टी सारी खरीदो फरोख्त करनी पड़ती है उसमें, लेकिन फिर भी कोई भी मामला करने से पहले वो मशावरत करते हैं। बड़े बड़े जो कामयाब लोग हैं उनका भी ये वतीरा है कि वो हमेशा किसी ना किसी से, और लॉ साइड पे वो किसी ना किसी से परमानेंटली उससे मशावरत करते हैं। मुख्तलिफ बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, उन्होंने लीगल एडवाइज़र क्यों रखे हुए हैं? वो सिर्फ इसलिए रखे हुए हैं कि लीगल एस्पेक्ट से भी उसको देख लें। आप लालच में आके फौरी तौर पे ठेका किसी के नाम पे है, आपने उसमें मुआहदा कर लिया, मुआहदा कर, अब उसको एसरटेन करना, अगर वो उसकी मुआहदे की मुद्दत ख़त्म भी ना हुई हो तो ये तय करना कि इसमें प्रॉफिट कितना है और एक्सपेंसेस कितने हैं, ये भी अदालत के बस की बात नहीं है कि वो उसने कितने का मटेरियल लिया था, कहाँ से लिया था, ये भी अदालत के बस की बात नहीं है और उसको साबित करना बहुत मुश्किल है। अगर मुआहदा वैसे ही ठेका ही उसका ख़त्म हो गया तो फिर उसकी तमील मुख्तस नहीं हो सकती, लेकिन हर्जाना आप क्लेम कर सकते हैं। इसलिए शुरू में ही उसमें हर्जाना मुतबादल के तौर पर नहीं बल्कि एडिशनली आप उसमें मांगे कि तमील मुख्तस दे दें, या और इसके साथ आप मुझे हर्जाना भी दिला दें। ये आप लाजमी करें ताकि कम से कम आपको हर्जाना लाजमी मिलेगा अगर आप साबित करने में कामयाब हो गए कि आपने मुआहदा किया था और एक वैलिड मुआहदा किया था। बहुत शुक्रिया शाह साहब। उम्मीद है कि आपके आज के जवाबात जो हैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर रहनुमाई फरमाएंगे हमारे व्यूवर्स की। व्यूवर्स, आपने भी हमारी वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह
आपसे फिर से अपनी जो रिक्वेस्ट है वो दोहराऊंगा कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली हमारी वीडियोस को लाइक करें, इनको शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दें। इसके साथ साथ जो हमारा ऑफिशियल चैनल है मकान मैनेजर का, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।